नमस्कार विद्यार्थियों। यूजीसी नेट हिंदी के लिए जो वीडियो हम बनाते हैं उस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल पर आते रहेंगे लगातार और वीडियो देखते रहेंगे और अपने आप को लाभान्वित करते रहेंगे। सीखने की प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलती रहनी चाहिए। भले आप थोड़ा थोड़ा चले, लेकिन रोज चलने की आवश्यकता है। एक ही बार में सारी रोटियां नहीं खाई जाती। और आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि जो सोने का अंडे अंडा देती थी मुर्गी ने रोज रोज, लेकिन मालिक ने कहा कि एक ही दिन में सारे निकाल लेते हैं, तो उसे क्या मिला। इसलिए रोज रोज कंटिन्यूस चलते रहिए, सीखते रहिए। हम लोग बातचीत कर रहे थे राग दरबारी उपन्यास के ऊपर। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जो हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण लेखक थे और पेशे से बड़े अधिकारी थे, तो सरकारी सेवा में थे, तमाम सुख सुविधाओं का आनंद लेते हुए रिस्पेक्ट के साथ लिखते रहे, पढ़ते रहे और अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी उन्होंने। और श्रीलाल शुक्ल को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। बड़ी ही सरल भाषा में व्यंग्यात्मक शैली में कैसे बात की जा सकती है, कैसे किसी विषय को एलोब्रेट किया जा सकता है, ये हम श्रीलाल शुक्ल से और आजकल फिर हरिशंकर परसाई से, फिर हमारे विष्णु नागर जी हैं जो बड़ी ही सरल भाषा में कविताएं लिखते हैं, गद्य लिखते हैं। लगता ही नहीं कि कुछ कह रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कहे जाते हैं। वो शरद जोशी की रचना है रघुवीर सहाय की जो परंपरा है पूरी, वहां पर भी रघुवीर सहाय भी कुछ सिंपल भाषा में बहुत कुछ कहते हुए नजर आते हैं। विष्णु नागर को आप पढ़ेंगे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही सीनियर कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक, विचारक, थिंकर और बड़े ही हम्बल शख्स हैं। बहुत एक जमाने में एक पत्रिका निकलती थी कादम्बिनी और शुक्रवार, उसके संपादक हुआ करते थे। मैं बहुत लिखता था उसमें, मुझे बहुत पब्लिश किया उन्होंने। और कैसे नए लोगों को अप्रिशिएट करना है, हम्बलता के साथ आगे बढ़ना है, वो देखिए आजकल वो चीजें बहुत नहीं मिलती आपको। आप जहाँ नौकरी करते हैं ऑफिस में, वहां इस प्रकार के छोटे दिमाग के लोग रहते हैं जो छोटी छोटी बातों को मतलब इशू बनाते हैं। वो खुद करेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन इतना ईर्ष्या करेंगे लोगों से, अपना ज्ञान देने लगेंगे, जबकि उनको उस विषय की समझ नहीं है, लेकिन डोमिनेंट रहना है, अपनी मूर्खता को रिप्रेजेंट करना है। और उन्हीं लोगों ने, कहते ना कि जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उनके पास कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है, कुछ सृजनात्मकता भी नहीं, लेकिन दिखाएंगे जैसे सब कुछ हमें आता है। क्यों? क्योंकि आप विभाग के एचओडी हैं, आपके पास पावर है। तो पावरफुल होना और साहित्यकार होना, लेखक होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं कि आप पावरफुल है तब अच्छे लेखक भी है, और ये जरूरी नहीं कि आपके पास कोई पावर नहीं है तब भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं और अपनी विद्वता को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए कहा ना कि जो कम जानता है वो ज्यादा दिखाता है हमेशा, और जो नहीं जो जानता है उसको तो कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका जो काम है वो खुद ही बोलता है। कहा ना कि बात बोलेगी, खुद बात भेद खोल देगी। आपको उसके आगे अलग से कोई जस्टिफिकेशन, अलग से कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो राग दरबारी के जो लेखक है वो इसी प्रकार के हैं। और हमने कहा ना कि राग दरबारी 1968 में लिखा गया उपन्यास है। और उपन्यास आप जानते ही उपन्यास क्या होता है। एक कल्पना के माध्यम से लेखक यथार्थ को जिस कहानी के साथ, जिस नए नैरेटिव के साथ पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है, उसे उपन्यास विधा कहा जा सकता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा बता रहा हूँ, बाकी इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। और साहित्यिक परिभाषाओं में न उलझ करके हम सिंपल, इसको कहते हैं फिक्शन कहते हैं इंग्लिश में, कल्पना, गल्प कहते हैं, गल्प, कल्पना करना। और वो कल्पना जो हमारे जीवन के यथार्थ से, हमारे जीवन की वास्तविकता से टकराती हो, उस कल्पना की बात श्रीलाल शुक्ल बार बार अपनी रचनाओं में करते हैं। और वैद्य जी तक हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वैद्य जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो सबसे गाग है, सबसे विनम्र है। यानी कि खाने के दांत भी उनके हैं और दिखाने के दांत भी उन्हीं के हैं। और वैद्य जी के जीवन में बुढ़ापा जैसे कभी आया ही नहीं या आएगा ही नहीं।
वो बूढ़े भी जवान थे, दिमाग से बहुत शार्प थे, गाग थे, किसको कहाँ लपेटना है, किसको कहाँ आड़ा डालना है उनको अच्छी तरह से पता था। मतलब संख्या के हिसाब से भले वो बूढ़े हो रहे थे, उम्र मतलब कहते हैं ना, आंकड़ा भले बढ़ रहा था, लेकिन दिमाग से दिल से वो, पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वेद जी की ये प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जबकि हम मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला देंगे कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। लेते ना कि राजनीति में कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं है ना भाई। नेता जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, जैसे जैसे जवान होता जाता है ना। और यहाँ हम लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, बुढ़ापे की बात करते हैं। तो वैद्य जी भी कुछ इसी प्रकार के, वो कह रहे हैं कि जब तक दुनिया मुझे यकीन नहीं दिला देगी कि मर गया, तब तक मैं देश सेवा करता रहूंगा। ये देश सेवा नहीं, अगर असल में देश को लूटना है, देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कैसे कब्जा करना है, जो कि अक्सर नेता लोग करते हैं। मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, उसको समझने की भी आवश्यकता है हमें। हर बड़े राजनीतिक की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहां नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था, और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। मतलब उन्होंने कोई पद नहीं लिया था पॉलिटिक्स में, लेकिन कुछ कुछ चीजों पर उनका कब्जा था। जैसे होता ना, बाल ठाकरे थे, कोई पद नहीं लिया, लेकिन सब कुछ उनके अंडर में था, कंट्रोल में था। सीएम भी उनको आगे रिपोर्ट करता था। ये होता है। गांधी ने भी एक समय के बाद कोई पद नहीं लिया, कोई पावर नहीं लिया, लेकिन समझिए कि सारी चीजें लगभग वही चला रहे थे। तो इस तरह से वैद्य जी भी अपने आप को गांधी के समकक्ष समझते थे कि गांधी जी अगर ऐसा कर सकते हैं, तो मैं देश सेवा के लिए इतना सा त्याग क्यों नहीं कर सकता हूं। और उनका त्याग दिन प्रतिदिन देश को लूटने में, व्यवस्था को लूटने में आगे आगे बढ़ रहा था। वैद्य जी का पेशा देखिए, वो वैद्य ही थे, वे मूलतः वेदक में उन्हें दो नुस्खे खास तौर पर चाहते थे, गरीबों का मुफ्त इलाज करना और फायदा न हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को आराम मिला होगा तो दूसरी बात है, पर खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। मतलब क्या बोला कि फ्री में इलाज कर रहा हूं, अगर मेरा नुस्खा काम नहीं करे तो दाम वापस। भाई जब दाम ले ही नहीं रहे हो तो फिर देने की क्या बात है। तो बेवकूफ बनाने के जो तमाम तरीके होते हैं ना मार्केट में, और आप तो जानते ही हैं विज्ञापन का जमाना है, किस किस प्रकार के विज्ञापन आ रहे हैं, ये क्रीम, वो क्रीम, फलाना चीज बेचना, एक के साथ एक फ्री, आपको इतना फायदा हो रहा है। और बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा होता है कि इतना माइनस का इतना फायदा हो रहा है। आपको 8,000 में सामान खरीद रहे हैं तो आपको डायरेक्ट 4,000 का फायदा हो रहा है, 4,000 आपका सामान फ्री में मिल रहा है। लेकिन हमें पता नहीं कि सब कुछ उसी में जुड़ा हुआ है। ये बाजार किस प्रकार से आपकी साइकोलॉजी पर अटैक करता है, और आपको उस सारे षड्यंत्र का शिकार बना करके कैसे आपकी जेबें खाली करवा सकता है, वही वैद्य जी की परंपरा है पूरी। उन्होंने रोगों के दो वर्ग बना रखे थे, प्रकट रोग और गुप्त रोग। वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। अब देखिए, जो दिख रहा है बाहर और जो नहीं दिख रहा है, यानी जो सेक्सुअल जो डिजायर्स है, जो कि एक जमाने में इसकी किस प्रकार की तमाम चीजें चलती थी, और बाजार ने, विज्ञान ने और एलोपैथी ने किस प्रकार से उसमें एक अजीब सा परिवर्तन कर दिया। आजकल तो सब मेडिकल पे मिल जाता है ना। तो लोग उस जमाने में देशी दवाएं, आज भी आप जाएंगे गाँव में तो उस प्रकार की तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं लोग। और किस तरह से लोगों को भ्रमित करना, बेवकूफ बनाना, एक एक अजीब तरह की स्थिति है कि काम भावना को सुप्त करने के लिए, काम भावना को तृप्त करने के लिए आदमी कहाँ कहाँ नहीं जाता है, और उसके सहारे वो कहाँ कहाँ किस किस तरह की चीजों का शिकार नहीं होता है। तो वैद्य जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और अपने वैद्य के काम का पूरा उपयोग करते थे। और क्या कहते हैं कि रोगों के मामले में मानते थे वो कि ब्रह्मचर्य का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप ब्रह्मचर्य तोड़ेंगे जैसे ही, सारी बीमारियां शुरू हो जाएगी।
कॉलेज में लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्राय इस थोड़ी पर बात करने लगते थे। अगर कोई कह दे कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी हुई है तो वे समझाते थे, है ना। कोई कहे कि भाई खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, गरीब है तो क्या शरीर अच्छा हो पाएगा, लेकिन वो अपना ज्ञान देने लगते थे कि नहीं, ये सब हस्त मैथुन के कारण हो रहा है, ये सब अपनी सेक्सुअल डिजायर को बार बार बाहर निकलने के कारण, सेक्स करने के कारण सब कुछ हो रहा है। और ब्रह्मचारी की बात बार बार करते और किस प्रकार से गरीबी और उस खुराक की कमी का जो मेन मुद्दा था उसको किस प्रकार से भटकाने का काम करते थे या कर रहे हैं। जैसा कि आमतौर पर तमाम सोकोल्ड अध्यात्म की बात करने वाले, सोकोल्ड बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस वास्तविकता, इस कार्ल मार्क्स ने जो बात कही थी उस वास्तविकता को किस तरह से खारिज करते हैं और कहते हैं कि आपको एक अजीब तरह की भ्रम की दुनिया में डाल देंगे जहां आपके सोचने समझने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाएगी। और क्या कहते हैं कि ब्रह्मचार्य के नाश का क्या नतीजा है, इस विषय पर बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे ने बताया कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचार्य का नाश हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। सिर्फ 3 बार कर सकते हैं बस, उससे आगे नहीं करना है आपको। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था ब्रह्मचार्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार है। उनकी राय में ब्रह्मचार्य न रखने से सबसे बड़ा हर्ज ये होता है कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचार्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचार्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचार्य का नाश न होने देना चाहिए। समझ गए ना? मतलब पूरा गणित समझिए इसका, ये गणित था इनका कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है। ब्रह्मचार्य के नाम पर जो आशाराम न जाने कितने सालों तक ये करता रहा और आज देखिए वही आसाराम जेल के अंदर सड़ रहा है। और उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी क्योंकि वे वैद्य जी के दवाखाने का विज्ञापन देखते थे। क्या कि जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। क्या उन्होंने विज्ञापन लगा रखा था कि जो जीवन से निराश है जो नवयुवक, उनके लिए एक आशा दे रहा हूं मैं। आशा किसी लड़की का नाम होता तब भी लड़के विज्ञापन पढ़कर इतने उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर आ रहा है जो देखने में बकरी लेंडी जैसी है, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली के समान दौड़ने लगती है। मैंने कहा ना कि इस प्रकार के अब जाएंगे ना शहर के बाहर सड़कों पर, दीवारों पर इस प्रकार के विज्ञापन मिल जाएंगे आपको कि हमसे गुप्त रोगों के लिए हमसे संपर्क करें और तमाम चीजें आप खुद उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो ये जो पूरा कारोबार है, शक्ति पाने के लिए हमारी दवा का इस्तेमाल करें। और रंगनाथ को भी वो यही समझाते हैं। अब रंगनाथ भी तो वहां स्वस्थ होने के लिए आया है ना भाई उनके पास। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ हटांग रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में वीर की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि वीर की एक बूंद बनने में जितना खर्च होता है उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज हो है तो वो वीर ही है। स्पर्म इसको बोलते हैं आप लोग। उन्होंने कहा कि वीर के 1000 दुश्मन है और सभी उसे लूटने पर आमादा है। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर बचा ले जाए तो समझिए कि अपना चरित्र बचा लिया, उसने सब कुछ बता लिया। और हिंदुस्तान में वीर रक्षा का बड़ा जोर था और घी दूध की दूसरी ओर वीर की नदियां बहती थी। अब देखिए कि किस प्रकार से लेखक व्यंग कर रहा है कि जिस प्रकार की सोच होगी इंसान की, वह सोच ही सभी तरफ अप्लाई करेगा। और श्लोक पढ़ा उन्होंने कि वीर की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। सिर्फ कहते ना कि एक बूंद जो हम पीते थे ना ड्रॉप पोलियो के लिए, वही वाली बात है यहाँ पर। दूसरी बूंद है। संस्कृत सुनने पर शनिचर क्या बोलता, जय भगवान की, उसने सिर जमीन पर टेक दिया। शनिचर कौन था? उनका नौकर था, मंगल जिसका नाम है। वैद्य जी और भी जोश में आ गए और रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचार्य के तेज का क्या कहना, कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना तब ज्ञात होगा।
अब उसको भी वो ज्ञान दे रहे हैं। रंगनाथ भी जैसे अपने आपको पूरी तरह से वैद्य जी पर ही समर्पित कर चुका है। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठा था। अपने मामा ने इस स्वभाव से वह पहले से जानता था। रुपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे, पर वह वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचारी की क्या जरूरत है? वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है। बोलता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्रीम लगाओ बस, सब कुछ व्यवस्था है। तो मोटा मोटी ये वैद्य जी का चरित्र है। वैद्य जी और उनका वैद्य खाना और उनका वीर्य बचाने का धंधा, किस तरह से उनकी सोच कितनी प्राचीन है और किस तरह की सोच है। और वो आप देखिए कि वो समाज को, दुनिया को क्या ज्ञान देंगे और समाज को किस दिशा में ले जाएंगे, उसका भी आप अंदाज लगा सकते हैं। तो जब कहा न कबीर ने कि जहाँ का गुरु भी अंध ला चेला खरा निरंद, और अंधा अंधे ठेलिया और दोनों कूप पड़ंत वाली बात है कि गुरु अंधा तो चेला भी अंधा, और अंधा फिर अंधे को लेके जा रहा है, और दोनों पता चला कि जाकर कुएं में गिर गए। तो वेद जी का जो शास्त्र है वो कुछ इसी प्रकार का है। आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहो, ठगते रहो, मूर्ख बनाते रहो, अपना काम निकालते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मस्त रहिए।